22 फरवरी 2026 मेक्सिको के तपाल्पा पहाड़ों में दो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स दिखाई देते हैं। 45 मिनट तक पुलिस एक गैंग के ऊपर फायरिंग करती है और चारों तरफ बारूद का धुआं फैलने लगता है। On the 22nd of February 2026, Mexico's most wanted man and the leader of the feared drug cartel was killed during a security operation. यहाँ बात हो रही है उस शख्स की जिसके सर पर USDA ने 15 मिलियन यानी कि 135 करोड़ रुपए का इनाम रखा था और मेक्सिको की स्टेट पुलिस 30 मिलियन पेसोस का इनाम लिए घूम रही थी। The U.S. government reward just increased and placed on the head of Ruben Oseguera Cervantes, alias El Mencho. एक ऐसा शख्स जिसने एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर को RPG से हवा में ही उड़ा दिया था। एक ऐसा वॉरलॉर्ड जिसने 50 बिलियन का एम्पायर खड़ा किया और जिसके एक इशारे पर पूरे के पूरे शहर जल उठते थे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उसे किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि उसके सबसे भरोसेमंद बॉडीगार्ड ने ही उसे बेच दिया था। उसने बरसों तक द घोस्ट बनकर कानून को अपने पैरों के नीचे रखा, पहाड़ों में अपना एक हॉस्पिटल तक बनवा लिया, लेकिन आखिर में वो अपनों से ही धोखे का शिकार हो गया। ये शख्स है मेक्सिको का सबसे बड़ा गैंगस्टर एल मेंचो। एक 5वीं क्लास का ड्रॉप आउट जो कभी खेतों में मजदूरी करता था, वो कैसे मेक्सिको में तबाही का दूसरा नाम बन गया और कैसे उसने एक ऐसी आर्मी तैयार की जो किसी भी देश की मिलिट्री से टकरा जाए। आखिर कौन था द लॉर्ड ऑफ रूस्टर्स? कौन था असली एल मेंचो? एल मेंचो की मौत ने पूरे मेक्सिको को हिलाकर रख दिया, लेकिन इसकी शुरुआत होती है 17 जुलाई 1966 के दिन, जब मिकोआकान के एक पिछड़े गांव के गरीब परिवार में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम रखा जाता है रूबिन। लेकिन बाद में उसके दादा की याद में उसका नाम बदल कर नेमेसियो रख दिया जाता है और फिर आगे चलकर दुनिया उसे एल मेंचो के नाम से जानने लगी, जो नेमेसियो का ही एक शॉर्ट फॉर्म है। अब ये जो नेमेसियो था उसको बचपन से ही कॉक फाइटिंग यानी कि मुर्गों की लड़ाई करवाने का जुनून था, तो एल मेंचो के अलावा उसे एक और मशहूर नाम से जाना जाता था और वो था द लॉर्ड ऑफ रूस्टर्स। नेमेसियो का परिवार इतना गरीब था कि उसके पास गुजारा करने के लिए सिर्फ एक ही जरिया था और वो था एवोकाडोस की खेती। नेमेसियो के 5 भाई थे जिनका पेट पालने के लिए उसने 5th क्लास में ही पढ़ाई छोड़ दी, जिसके बाद वो एक नौकरी पकड़ता है जहां उसे मैरिजुआना यानी कि गांजे के खेत की रखवाली करनी होती थी। लेकिन उसकी सोच तब बदली जब उसने अपने आसपास एक अजीब सा फर्क देखा। खेत में दिन रात पसीना बहाने के बाद भी उसके बाप के पास सिर्फ कुछ ही पैसे आते थे, जबकि वहीं वो लोग जो सिर्फ 14 साल के नेमेसियो को गांजे के खेतों की रखवाली के लिए रखते थे, वो महंगी गाड़ियों में घूमते थे और उनके पास बेशुमार दौलत थी। उस वक्त नेमेसियो को समझ में आता है कि मेहनत की खेती से सिर्फ पेट भरता है, लेकिन अगर अमीर बनना है और ताकत चाहिए तो जिंदगी में रिस्क लेना पड़ेगा। उस दिन उसने अपनी कुड़ाल फेंक दी और हथियार उठा लिए। वो दिन भर धूप में खड़ा रहता और गांजे के खेतों की हिफाजत करता, लेकिन उसे पता था कि मेक्सिको के ये छोटे मोटे खेत उसकी भूख नहीं मिटा पाएंगे। और फिर 1980s में वो बेहतर जिंदगी की तलाश में एक ऐसा कदम उठा लेता है जहां से उसकी लाइफ एकदम बदलने वाली थी। नेमेसियो इल्लीगल तरीके से अमेरिका का बॉर्डर क्रॉस कर लेता है। नेमेसियो जिसने अब तक सिर्फ मिकोआकान की मिट्टी और गांजे की खेती देखी थी, वो इल्लीगल रास्ते से कैलिफोर्निया पहुंच चुका था। उसके पास ना तो कोई डिग्री थी, ना उसे अंग्रेजी आती थी और ना ही कोई लीगल स्टेटस था, लेकिन उसके पास एक चीज़ थी जो बहुत ही खतरनाक थी और वो थी पैसा कमाने की भूख। अब अमेरिका पहुंचते ही नेमेसियो ने सबसे पहले अपनी असली पहचान मिटा दी। वो जानता था कि अगर पकड़ा गया तो सीधा डिपोर्ट कर दिया जाएगा, इसीलिए उसने मेजरली 3 फर्जी नाम इस्तेमाल किए। कभी वो रूबन एविला बनता, कभी होजे लोपेज पेरितो और कभी मिगुएल वेलाडेज बनकर वो सैन फ्रांसिस्को की गलियों में अपना ड्रग नेटवर्क फैलाने लगा। ऐसा कुछ टाइम तक चलता है और नेमेसियो को लगने लगता है कि वो इन छोटी मोटी डीलिंग्स के बजाय अपनी एक गैंग बनाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 1986 में सिर्फ 19 साल की उम्र में सैन फ्रांसिस्को पुलिस उसे चोरी के पैसे और एक लोडेड गन के साथ अरेस्ट कर लेती है, जहां उसे 6 महीने की जेल होती है, जिसके बाद कुछ ही महीनों में वो जेल से बाहर आ जाता है और दोबारा वही काम करने लगता है। पर इस बार गेम और भी बड़ा था। उसने अपने एक साथी एबिगेल वेलेंशिया के साथ मिलकर रेडवुड सिटी में और भी महंगी ड्रग्स मेथफेटामाइन यानी मेथ का धंधा शुरू कर दिया। लगभग 3 साल तक मेथ का धंधा करने के बाद 1989 में उसे नारकोटिक्स बेचने के जुर्म में फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन इस बार उसे वापस मेक्सिको डिपोर्ट कर दिया गया। पर नेमेसियो इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। कुछ ही महीनों में वो फिर से बॉर्डर क्रॉस करके सैन फ्रांसिस्को पहुंच गया। वो कहते हैं ना
कि एक क्रिमिनल एक ही गलती दोबारा करता है। निमेसियो के लिए वो गलती थी सितंबर 1992 का एक दिन। जगह थी सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया, एक क्लब जिसका नाम था द इंपीरियल। निमेसियो और उसका बड़ा भाई इब्राहिम वहां एक हीरोइन की डील करने पहुंचे थे, 5 आउंस हीरोइन के बदले में $9,500। इब्राहिम डीलिंग कर रहा था और निमेसियो बाहर खड़ा होकर पहरा देने का काम कर रहा था। अब निमेसियो धंधे में तो अपने भाई से छोटा था, लेकिन उसका दिमाग उससे कई गुना तेज था। होता यह है कि उसने नोटिस किया कि जिन लोगों के साथ वो हीरोइन की डीलिंग कर रहे हैं उन्होंने डॉलर्स के नोट्स बहुत ही अच्छे से बंडल करके दिए, और ऐसा सिर्फ पुलिस करती है। डीलिंग के बाद उसने अपने भाई को वार्न भी किया कि ये अंडर कवर कॉप्स है, इनके साथ दोबारा धंधा मत करना। लेकिन 3 हफ्ते बाद पुलिस इन दोनों भाइयों को पकड़ लेती है, और इस बार कोर्ट में एक इमोशनल और डेंजरस सिचुएशन खड़ी हो गई थी। अब्राहम के रिकॉर्ड्स में पहले से ही बड़े क्राइम्स थे। अगर वो कन्विक्टेड होता तो उसे उम्र कैद की सजा मिलती और पूरी जिंदगी जेल में ही बितानी पड़ती। लेकिन निमेसियो यहाँ कुछ ऐसा करता है जो सबको हैरान कर देता है। अपने बड़े भाई को बचाने के लिए निमेसियो सारा इल्जाम अपने सर ले लेता है, ये जानते हुए भी कि इसका मतलब है सालों की जेल। बेसिकली वो अपने भाई की उम्र कैद की सजा अपनी 5 साल की सजा में बदल देता है, जिसके बाद उसे टेक्सास की बिग स्प्रिंग करेक्शनल जेल में भेज दिया गया, जो इल्लीगल इमिग्रेंट से भरी रहती थी। 3 साल तक निमेसियो जेल के अंदर ही अपने कनेक्शंस बनाता है, और फिर 1997 में जब वो 30 साल की उम्र में पैरोल पर बाहर आया तो अमेरिकन गवर्नमेंट उसे परमानेंटली मेक्सिको डिपोर्ट कर देती है। अब अमेरिका में तो उसका अमेरिकन ड्रीम टूट चुका था, लेकिन उस जेल की सलाखों ने एक किसान के बेटे को एक मास्टरमाइंड क्रिमिनल में बदल दिया था। अब जब वो मेक्सिको की जमीन पर उतरा तो वो सिर्फ एक ड्रग डीलर नहीं था, वो इतना निडर हो गया था कि पूरे मेक्सिको को जलाने के लिए काफी था। बेसिकली निमेसियो अब मेंचो बनने के लिए तैयार था। 1997 में जब निमेसियो ओस्गेरा कार्वेंतीस को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया तो वो खाली हाथ नहीं था। उसके पास एक्सपीरियंस था, गुस्सा था और दिमाग में एक प्लान था। लेकिन मेक्सिको लौटकर उसने जो किया वो कोई सोच भी नहीं सकता था। एक ड्रग डीलर और एक्स कॉन्विक्ट होने के बावजूद वो जेलिस्को के, काबो कोरिएंटेस और तोमैतिन शहरों में लोकल पुलिस फोर्स में भर्ती हो गया। जिस शख्स को दुनिया ने आगे चलकर पब्लिक एनिमी नंबर 1 कहा, उसने अब खुद ही पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया था। लेकिन ये कोई ईमानदारी का रास्ता नहीं था। पुलिस में रहकर मेंचो ने वो सारी बातें सीखी जो एक क्रिमिनल के लिए किसी सोने से कम नहीं होती, जैसे पुलिस कैसे काम करती है, सर्वेलेंस कैसे होता है और कानून में कितने लूप होल्स हैं। अब इस पॉइंट पर मेंचो ने एक ऐसी चाल चली जिसने उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। उसने पुलिस की नौकरी छोड़कर मिलेनियो कार्टेल ज्वाइन कर लिया, जिसे वेलेंशिया फैमिली चलाती थी। मिलेनियो कार्टेल उस वक्त मेथफेटामाइन और कोकेन के धंधे में एक बड़ा नाम हुआ करता था, और मेंचो वहां एक किलर के तौर पर शुरुआत करता है, जिसका काम था कार्टेल के बड़े बॉस अरमांडो वेलेंशिया की हिफाजत करना, जिसे मेजरली एल माराडोना के नाम से जाना जाता था। लेकिन मेंचो ने सिर्फ एक बॉडीगार्ड बनने के लिए गैंग ज्वाइन नहीं की थी। उसने समझ लिया था कि अगर इस एम्पायर का हिस्सा बनना है तो सिर्फ वफादारी काफी नहीं है, इसमें खून का रिश्ता होना चाहिए। और यही एंट्री होती है रोजालिंडा गोंजाल्वेज वेलेंशिया की। रोजालिंडा कोई आम लड़की नहीं थी, वो मिलेनियो कार्टेल के बॉस की बहन थी, और मेंचो रोजालिंडा को अपने प्यार में फंसाता है और फिर उससे शादी कर लेता है। ये क्राइम की दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस मर्जर था। रोजालिंडा के परिवार के लोग ड्रग्स के धंधे में पैसों के हिसाब किताब और लॉजिस्टिक्स के उस्ताद थे। इस शादी ने मेंचो को वो सब दिया जो उसके पास नहीं था, बेशुमार दौलत और एक पूरा कार्टेल जो अब उसके इशारों पर चलने को तैयार था। लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं था। 2003 में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। मेंचो के बॉस अरमांडो वेलेंशिया को अरेस्ट कर लिया गया, और उसी वक्त मेक्सिको के 2 सबसे खतरनाक ग्रुप लॉस जेटास और गल्फ कार्टेल ने मिलेनियो कार्टेल पर हमला कर दिया। खून खराबा इतना बढ़ गया कि वेलेंशिया फैमिली को अपना घर और मिकोआकन छोड़कर भागना पड़ा। इस मुश्किल वक्त में मेंचो ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। उसने देखा कि मिलेनियो कार्टेल बिखर रहा है, तो उसने सिनालोआ कार्टेल के लेजेंड एल चापो और नाचो कोरोनेल के साथ हाथ मिला लिया। मेंचो अब सिनालोआ कार्टेल के लिए एक रीजनल मैनेजर की तरह काम करने लगा, जो कोलिमा और जेलिस्को के इलाके में ड्रग्स और मर्डर ऑपरेशंस को हैंडल करता था। असली मौका आया 2009 और 2010 में। पहले मिलेनियो कार्टेल के बड़े नेता अरेस्ट हुए, और फिर 2010 में एक एनकाउंटर में नाचो कोरोनेल मारा गया। एक तरफ थे वो लोग जो पुराने तौर तरीकों से चलना चाहते थे, और दूसरी तरफ था मेंचो, जिसके पास एल चापो का पैसा और अपनी एक हार्डकोर असैसिन टीम थी, जिसका नाम था लॉस माटा जेटास, यानी कि द जेटा किलर्स। अब ये लॉस माटा जेटास कोई नए लड़के नहीं थे, ये वही हार्डकोर असैसिन्स और शूटर्स थे जो शुरू से ही मेंचो के साथ थे, और मेंचो ने ये नाम बहुत ही बड़ी स्ट्रेटेजी के तहत रखा था।
देखिए, उस वक्त लॉस जेटास मेक्सिको का सबसे गंदा और बदनाम कार्टेल था। वो लोगों को टॉर्चर करते थे और किसी को भी कहीं भी मार देते थे। और मेंचो ने अपने ग्रुप को जेटा किलर्स कहकर लोगों को ये जताया कि वो कोई गुंडा नहीं है, बल्कि वो मेक्सिको को जेटास की गंदगी से साफ कर रहा है। और यहाँ से शुरू होती है एक ऐसी इंटरनल वॉर जिसने मेक्सिको की सड़कों को लाल कर दिया। मेंचो ने अपने ही पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों के खिलाफ जंग छेड़ दी। वो फेक प्रोपेगेंडा का सहारा लेता है, जिसमें उसने जगह जगह पर बैनर्स लगवाए, न्यूज रिपोर्टर्स को इंटरव्यूज दिए और कहा कि वो जेटास जैसे जालिम लोगों से देश को बचाएगा। लेकिन ये सब सिर्फ एक धोखा था। असल में वो अपना रास्ता साफ कर रहा था। उसने अपने पुराने साथियों को एक एक करके या तो मरवा दिया या फिर उन्हें शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इस इंटरनल वॉर के खत्म होने तक सारे छोटे गैंग्स और कार्टेल्स खत्म हो चुके थे और उन सभी गैंग्स के जो मेंबर्स बचे थे वो मेंचो के साथ ही उसकी गैंग में मिल जाते हैं। और इससे पैदा होता है मेक्सिको की हिस्ट्री का सबसे खतरनाक और ताकतवर कार्टेल, CJNG। नेमिशियो को अब लोग एल मेंचो के नाम से जानने लगे थे, एक नए एम्पायर का अकेला सुल्तान। उसने रोजलिंडा के परिवार की अकल और अपनी दहशत को मिलाकर एक ऐसी मशीन तैयार कर दी थी जिसे रोकना अब और किसी के बस में नहीं था। मेंचो ने CJNG को किसी पुराने गैंग की तरह नहीं बल्कि एक मॉडर्न कॉर्पोरेशन की तरह चलाया। उसने देखा कि बाकी लोग गांजे और कोकेन के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन असली पैसा सिंथेटिक ड्रग्स यानी मेथफेटामिन में है। उसने जेलिस्को और कोलिमा के पहाड़ों में ऐसी हाईटेक लैब सेटअप की जहां टनों के हिसाब से जहर बनाया जाने लगा। उसने अपने साले एबिगल वेलेंशिया के पैसों का पूरा फायदा उठाया। इन लोगों ने चाइना से रॉ केमिकल्स मंगवाए, मेक्सिको में उनसे ड्रग्स बनाए और फिर अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक सप्लाई करके एक ग्लोबल नेटवर्क खड़ा कर दिया। और कुछ ही सालों में CJNG की टोटल वर्थ अब $50 बिलियन तक पहुंच गई थी। नेमिशियो अब सिर्फ एक शूटर नहीं रहा था, वो एक ग्लोबल एम्पायर का मालिक बन चुका था। उसके पास इतना पैसा और इतनी ताकत आ गई थी कि अब वो किसी से भी नहीं डरता था। और यहीं से उसने एक ऐसी गलती करनी शुरू की जो उसे बहुत महंगी पड़ने वाली थी। उसने सीधा मैक्सिकन गवर्नमेंट और मिलिट्री को ललकारना शुरू कर दिया और उनके साथ खुली जंग शुरू कर दी। अब मेंचो एक वॉर लॉर्ड बन चुका था। उसने CJNG को एक ऐसी पैरामिलिट्री फोर्स में बदल दिया था जिसके पास वही वेपन्स और ट्रेनिंग्स थी जो एक देश की आर्मी के पास होती है। लीडरशिप संभालने के बाद मेंचो ने जेलिस्को, कोलिमा और गुआनाहातो को अपना किला बना लिया। उसने इन इलाकों में मेथ की ऐसी प्रोडक्शन शुरू की कि CJNG मेक्सिको का सबसे प्रॉफिटेबल कार्टेल बन गया। लेकिन ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, ये डोमिनेंस की बात थी। जब भी कोई राइवल गैंग या गवर्नमेंट फोर्सेस उसके रास्ते में आती तो मेंचो का जवाब हमेशा एक्सट्रीम वायलेंस होता था। उसने अपने शूटर्स को एक्स मिलिट्री ऑफिसर से ट्रेन करवाया। इन लोगों के पास टैक्टिकल हथियार, आर्मर्ड व्हीकल्स और हैवी मशीन गन्स थी। लेकिन असली धमाका हुआ साल 2015 में जब मैक्सिकन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन जेलिस्को लॉन्च किया। इसका मकसद था मेंचो को जिंदा या मुर्दा पकड़ना। इंटेलिजेंस मिली थी कि मेंचो विला प्यूरिफिकेशन के इलाके में छुपा हुआ है। 1 मई 2015 की सुबह जब मैक्सिकन आर्मी के हेलीकॉप्टर ने उसके ठिकाने पर रेड करने की कोशिश की तो वहां वो हुआ जो मेक्सिको की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं देखा गया था। मेंचो के शूटर्स ने कोई पुरानी राइफल नहीं उठाई, बल्कि उन्होंने एक रशियन RPG लॉन्चर से सीधा आर्मी के हेलीकॉप्टर पर निशाना लगाया। हेलीकॉप्टर हवा में ही आग का गोला बन गया और उसमें सवार 9 सोल्जर्स मारे गए। ये कोई छोटी बात नहीं थी। एक कार्टेल ने सीधा स्टेट के मिलिट्री पावर को मिट्टी में मिला दिया था और उसी के साथ मेंचो ने पूरे जेलिस्को में आतंक मचा दिया था। उसकी आर्मी ने 39 बसें, 11 बैंक्स और 16 गैस स्टेशंस को आग लगा दिया ताकि मिलिट्री का रास्ता ब्लॉक किया जा सके। बेसिकली उसने पूरा शहर जला दिया था जिससे मेंचो वहां से बड़ी आसानी से निकल गया। इस इंसिडेंट ने मेंचो को स्टेट एनिमी बना दिया था। अब वो सिर्फ एक स्मगलर नहीं था बल्कि एक ग्लोबल टेररिस्ट बन चुका था। उसने अपनी दहशत फैलाने के लिए नए नए तरीके निकाले। एक 17 साल का यूट्यूब स्टार एल पिराता जिसने नशे में मेंचो को गाली दी थी, उसे एक बार में 15 गोलियों से भुनवा दिया गया और उसका मैसेज साफ था कि मेंचो का मजाक उड़ाने का मतलब है अपनी मौत को दावत देना। मेंचो ने अपनी हाइडिंग स्पॉट्स भी बड़े दिमाग से चुनी थी। वो बड़े महलों में नहीं रहता था जैसे बाकी ड्रग लॉर्ड्स रहते थे। वो जेलिस्को और मिकोआकन के पहाड़ों और जंगलों में छुपा रहता था जहाँ की जियोग्राफी उसे भागने में बहुत मदद करती थी। और अब उसे द लॉर्ड ऑफ द रूस्टर्स के साथ साथ द घोस्ट भी कहा जाने लगा था। लेकिन इतनी ताकत के साथ एक कमजोरी भी आई। मेंचो को किडनी की बीमारी हो गई जिसके लिए उसने जंगल में ही अपने लिए एक पूरा हॉस्पिटल बनवा लिया ताकि उसे इलाज के लिए शहर न जाना पड़े। एक तरफ पूरी दुनिया की एजेंसीज उसे ढूंढ रही थी, उस पर $15 मिलियन का इनाम था और दूसरी तरफ उसका अपना शरीर ही उसके खिलाफ जंग लड़ रहा था। मेंचो ने CJNG को इतना बड़ा कर दिया था कि अब वो सिर्फ मेक्सिको तक लिमिटेड नहीं था। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया और चाइना से लेकर यूरोप तक उसका जहर पहुंच रहा था। लेकिन जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ी उसके परिवार पर और मुसीबतें आने लगी।
मेंचो ने हमेशा कोशिश की कि उसका एम्पायर उसी के परिवार के हाथों में रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सबसे बड़ा झटका लगा उसके बेटे को, रूबेन ओस्गेरा गोंसालेस, जिसे दुनिया एल मेंचितो के नाम से जानती थी। रूबेन को सीजेएनजी का दूसरा सबसे बड़ा कमांडर माना जाता था और सितंबर 2024 में वॉशिंगटन डीसी की एक कोर्ट ने उसे मर्डर और ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए कन्विक्ट कर लिया। मेंचो के लिए ये सिर्फ एक बेटे की गिरफ्तारी नहीं थी, ये उसके एम्पायर के वारिस का खत्म होना था। लेकिन मुसीबत यही नहीं रुकी। उसकी बेटी जेसिका जोहाना, जिसे ला नेग्रा कहा जाता था, अपने भाई से मिलने वॉशिंगटन पहुंची और वहां उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। एक बाप के लिए इससे बड़ा धक्का क्या होगा कि उसके दोनों बड़े बच्चे अमेरिका की जेलों में बंद थे। और फिर बारी आई मेंचो की पत्नी रोजालिंडा गोंजालेस वेलेंसिया की। रोजालिंडा को जापापोन में अरेस्ट कर लिया गया। रोजालिंडा सीजेएनजी की फाइनेंशियल चीफ थी, जो कार्टेल के सारे पैसे और प्रॉपर्टी को मैनेज करती थी, और उसके जाने से अब मेंचो बिल्कुल अकेला पड़ गया। अब परिवार बिखरा तो कार्टेल में भी बगावत होने लगी, और ये वही टाइम था जब उसके पुराने साथी एल चोलो ने मेंचो को धोखा दे दिया और एक नया कार्टेल खड़ा कर लिया। इस इंटरनल वॉर ने जलिस्को की सड़कों पर एक बार फिर से खून बहा दिया। अब अपने आखिरी समय में मेंचो बिल्कुल अकेला हो चुका था। उसका शरीर किडनी की बीमारी से खत्म हो रहा था और उसके परिवार के लोग या तो जेल में थे या फिर पुलिस के डर से भागे हुए थे। उस पर यूएसडीईए ने 15 मिलियन का इनाम रखा था और मेक्सिको की स्टेट पुलिस ने 30 मिलियन पेसोस की घोषणा कर रखी थी। इतने बड़े इनाम के बावजूद वो बरसों तक पहाड़ों में एक परछाई की तरह बनकर रहा। और फिर 22 फरवरी 2026 की उस सुबह मेंचो का मौत से सामना इसलिए हुआ क्योंकि उसके अपने ही एक ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट ने उसे बेच दिया था। कहा जा रहा है कि एल जार्डिनेरो, जो मेंचो का सबसे खास बॉडीगार्ड और ऑपरेशन हेड था, उसने अपनी जान बचाने और कार्टेल पर कब्जा करने के लिए मैक्सिकन स्पेशल फोर्सेस को मेंचो की एग्जैक्ट लोकेशन और उसके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के राज उगल दिए। और इस धोखे का नतीजा था ऑपरेशन लास्ट रूस्टर। सुबह के 4 बजे जब पूरा गांव सो रहा था, तब 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स खामोशी से तपल्पा के उस रिमोट फार्म हाउस को घेरना शुरू करते हैं। मेंचो के शूटर्स हमेशा की तरह तैयार थे, लेकिन इस बार उन्हें पता नहीं था कि उनकी पोजीशन पहले ही लीक हो चुकी है। जैसे ही कमांडोज ने रस्सी से नीचे उतरना शुरू किया, नीचे से हैवी मशीन गन्स और आरपीजी से फायरिंग शुरू हो गई। लगभग 45 मिनट तक दोनों तरफ से ऐसी फायरिंग हुई कि पूरा पहाड़ ही गोलियों की आवाज से गूंजने लग गया। उस टाइम मेंचो भागने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसके अपने ही बॉडीगार्ड ने उसे उस टाइम अकेला छोड़ दिया। शूट आउट के दौरान मेंचो को कई गोलियां लगती है और जब स्पेशल फोर्सेस ने फार्म हाउस के अंदर कदम रखा तो उन्हें वो शख्स मिला जिसे पूरी दुनिया ढूंढ रही थी। नेमेसियो ओसिगुएरा सर्वेंटिस अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उसे हेलीकॉप्टर में शिफ्ट तो किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। उसके मरते ही वो तबाही शुरू होती है जिसको मेक्सिको शायद ही कभी भूल पाए। सीजेएनजी ने वो कर दिखाया जो मेंचो ने उन्हें बरसों तक सिखाया था। लेकिन असली सवाल अब ये था कि $50 बिलियन के एम्पायर का नया वारिस कौन होगा। एल मेंचो ने जो एम्पायर खड़ा किया था वो अब बिखर चुका था। उसका बेटा एल मेंचितो और उसकी बेटी ला नेग्रा अमेरिका की जेल में थे। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस एल जार्डिनेरो ने उसे धोखा दिया, वो अब कार्टेल का नया बॉस बनने की कोशिश करेगा। एल मेंचो का सफर अब खत्म हो चुका था। द लॉर्ड ऑफ रूस्टर्स अब सिर्फ इतिहास का एक काला पन्ना है, लेकिन उसने जो जख्म मेक्सिको को दिए हैं उन्हें भरने में शायद सदियां लग जाएं। अगर आपको एल मेंचो की लाइफ का ये एनालिसिस पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम है अनुराग और मैं मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हम्बल, बी काइंड एंड वर्क हार्ड।